हम लेज़ी हेज़ल्टन की द फर्स्ट मुस्लिम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें क्या कहा है इन्होंने। तो इसी सिलसिले में चैप्टर 5 का ये आखिरी सेक्शन है। इसके बाद सिक्स्थ शुरू होगा। देखते हैं आज मुकम्मल होगा क्या आखिरी सेक्शन, अदरवाइज कल, मतलब नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे कल, नहीं पता। तो हम कहाँ बात कर रहे थे, हम कह रहे थे जब कारवान वगैरह के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाना शुरू किए। अ, इसमें हम दमिश्क इसके बारे में बात कर रहे थे, बहीरा वाला इंसिडेंट हमने देखा। तो आगे कहती हैं लेज़ली हेज़ल्टन कि चाहे आप बहीरा की मिस्टिकल फोरसाइट को क्रेडिट दें या फिर आप ये समझे कि हज़रत अबू तालिब ये खुद भी एक शार्प आई रखते थे, दो में से कुछ भी हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगा अबू तालिब को ये चीज़ देखने में, परखने में कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ये सही में ही इज़ अ वेरी केपेबल पर्सन। अभी छोटे हैं बहुत, अराउंड 10 रहे होंगे, ठीक। सो यू वुड हैव सीन कि एक ये बहुत ध्यान से देखते हैं चीज़ों को, वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन एंड वेरी क्विक टू लर्न, बहुत जल्दी सीखते भी हैं। ये बहीरा ने भी ऐसा कहा था कि दिस पर्सन हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर। तो लेज़ली हेज़ल्टन उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही ले रही हैं, अभी भी दिख रहा है, चाहे आप उसको क्रेडिट करें या इस चीज़ को, दिख तो यही रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वुड समहाउ एंटिसिपेट कि किस चीज़ की ज़रूरत है। ये बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है। कॉन्शियस कैरेक्टर ऐसा ही होता है। कॉन्शियस कैरेक्टर ज़रूरत के बाद नहीं, ज़रूरत से पहले ही ज़रूरत को मुकम्मल कर देता है। दे एंटिसिपेट the need of their master, the need of their institution, the need of their family. They anticipate it before and they keep it ready. तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर में ये था, ही कुड एंटिसिपेट कि ओके दिस वुड बी नीडेड। जैसे डिनर के लिए आ रहा है कोई गेस्ट, तो आप लोग खाना तैयार करेंगे, हम सब लोग खाना तैयार करेंगे, दस्तरखान एटसेट्रा, बर्तन, एवरीथिंग विल, ठीक। तो समवन वुड कीप ए स्पून एज वेल। क्या पता उनमें से कोई स्पून से खाता हो, लेकिन हमारे यहाँ हाथ से खाते हैं। सो इट कीप अ स्पून एंटिसिपेटिंग, ओ उनके यहाँ वो भी है एक। तो दे माइट कीप समथिंग लाइक, कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत ऐसे मामलात में पड़ सकती है, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड एंटिसिपेटिंग बिफोर हैंड, कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ठंड हो सकती है, तो विल कीप थोड़ा सा एयर कंडीशनिंग का मामला रेडी। ऐसी बारिश हो सकती है, तो विल कीप समथिंग विच वुड कवर द प्लेस रेडी। दिस इज कॉल्ड एंटिसिपेटिंग, कंटिजेंसीज को एंटिसिपेट करना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये था। और हम यहाँ से जो हमें सीखने की चीज़ें हैं, ये नहीं कि उनके पास ये है ये अदा, हमारे लिए सीखने के लिए ये है कि हमारे पास होनी चाहिए। बिकॉज वी हैव टू इमिटेट our prophet to the best of our abilities, sallallahu alaihi wasallam. So he had this to anticipate beforehand what's going to happen. Whenever he was wanted, he would be there. That means वो खुद को readily available रखते थे. And when he was not wanted, he would somehow fade into the background. That means वो खुद को एक आर्म डिस्टेंस पे रखते थे। जब भी वो उनकी ज़रूरत होगी अबू तालिब को, तो हुजूर वहीं पे है। और जब उनसे कोई काम नहीं है, तो समहाउ वहीं पर होने के बावजूद वहां पे नहीं है, फेड्स इनटू द बैकग्राउंड। कोई काम चुटकी बजा के ही ऐसे कर देते थे, विदाउट एनीवन इवन रियलाइजिंग कि ये हो गया। उनके
अंकल भी एंटिसिपेट ही कर रहे होते थे कि ये वाला काम करना है, वो काम हो चुका होता था। चेकिंग ऑन डिलीवरीज, कीपिंग ट्रैक ऑन इन्वेंट्री। ठीक, उनसे पूछते कि देखिए ज़रा कि कौन कौन सा हमारे इन्वेंट्री में सामान है। हुजूर पहले ही चेक कर चुके होते थे और उसी वक्त रेडी आंसर। अच्छा ये बताएं कि वो वाला कारवान आ गया क्या, हुजूर पहले ही वेरीफाई कर चुके होते थे। दैट्स अ कॉन्शियस पर्सन, दैट्स अ कॉन्शियस पर्सन। एज अ बॉय व्हेन ही एंटर्ड इनटू हिज टीन्स, तो ऐसे शख्स पे एतमाद बढ़ता है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। हज़रत अबू तालिब उन पे ज़्यादा और ज़्यादा रिलाई करने लगे और इसकी वजह से अब वो क्लोज भी होने लगे और बिजनेस ट्रिप्स में साथ भी अब बहुत ज़्यादा रहने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कारवान वाला ये जो सिलसिला है यही अब हुजूर का एजुकेशन बनेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़े सारे लोग कहते हैं कि पुराने ज़माने में एजुकेशन कम था, आज के ज़माने में ज़्यादा है। औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, अब उनको लिबरेट किया गया है। ये सब सिंपलिस्टिक बातें हैं, इनमें हकीकत है लेकिन ये बड़ी सिंपल बातें हैं। ये सिंपल बातें, इसको कहते हैं कन्वर्शन बाय डेफिनेशन। एजुकेशन की डेफिनेशन बदल दो तब ये हकीकत है। अगर जिस चीज़ को आप इस वक्त एजुकेशन कहते हैं वो एजुकेशन है, तब इसमें हकीकत है कि ये चीज़ बड़ी है ऑफ लेट और औरतों के पास कम होती थी पास्ट में। लेकिन क्या इसमें हकीकत है? मुझे लगता है कि विदाउट जजिंग कि इसमें हकीकत है या नहीं, वी शुड पॉज अ लिटिल, देयर आर मोर नुआंसेस टू इट। और वो नुआंस है ये कि क्या हम अभी के जो भी हो रहा है इसको एजुकेशन कह सकते हैं? अगर एजुकेशन इज ट्रेनिंग इन कल्चर, देन वी कैन से हमारे बच्चों को तौर तरीके कुछ भी नहीं पता, अदब नहीं पता, एटिकेट नहीं पता, एजुकेशन गिरा है, बड़ा नहीं है, इट हैज फॉलन। सो ऑल ऑफ दिस इंडस्ट्री, व्हाट अबाउट इट? इट इज एन इंडस्ट्री ऑफ लिटरेसी, नॉट एजुकेशन। लोग पढ़ लिख सकते हैं ज़्यादा। From symbols on paper, they can read it out and they can make those symbols. That was not true in the past. Not many people could do that. But people in past were much more educated. And one more difference, that was skill training. Skill training को education नहीं मानते हम इस वक्त, हम उसको vocational training कहते हैं। हम पढ़ाई लिखाई जो स्कूल्स में होती है उसको कहते हैं। अदरवाइज जब हम आगे बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, सर्जरी सीखते हैं, कोडिंग सीखते हैं, ये सारी स्किल ट्रेनिंग है आजकल के ज़माने की। ये आजकल के लोहार हैं, मोची हैं, बार्बर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, ये सारे लोग। इसका एजुकेशन से क्या लेना देना है? उतना ही जितना स्किल का एजुकेशन के साथ लेना देना है। ये आज के ज़माने में भी ऐसा ही है, पास्ट के ज़माने में भी ऐसा ही है। फ़र्क पास्ट और आज में बस इतना है जेंडर के मामले में कि आजकल के ज़माने ने स्किल्स को जेंडर न्यूट्रल करने की कोशिश की है, कर नहीं पाया है। कोशिश की है, कोशिश इसलिए की है क्योंकि इसको लगा कि ये मर्दों का बनाया हुआ सिस्टम है और डिस्क्रिमिनेटरी है टुवर्ड्स वुमेन। फेल इसलिए हो पाया क्योंकि ये मर्दों का बनाया सिस्टम नहीं है और डिस्क्रिमिनेटरी टुवर्ड्स वुमेन नहीं है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग मर्दों और औरतों दोनों को मिलती आ रही है हमेशा से, लेकिन वो जेंडर्ड था, वो जेंडर्ड है। ये जो हमारे फेमिनिस्ट हजरात है जो इस फ़लसफ़े को मानते हैं, उनका भी ऐसा ही कहना है। ये मतलब मैं नहीं कह रहा, वो भी यही कहते हैं कि ये जेंडर्ड था। अलबत्ता उनका कहना क्या है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इट्स नॉट ए नेचुरल थिंग, वो ये कह रहे हैं। और सम जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कहते हैं कि अगर नेचुरल होगा भी तब भी इसको बदलना है। इट्स अ फाइन आर्गूमेंट, उसको अपने मेरिट्स पे देखना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स का भी यही आर्गूमेंट था कि इवन इफ इट्स नेचुरल डजंट मीन इट्स गुड, वी हैव साइंस टेक एटसेट्रा, वी कैन चेंज इट, विच इज़ अ वेरी फाइन आर्गूमेंट। तो ये पास्ट में स्किल ट्रेनिंग दोनों की होती थी। मर्दों की उन मामलात में जहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे, औरतों के उन मामलात में जहाँ पे इंटरनल अफेयर्स होंगे। और ऐसा क्यों होगा? डिपेंड्स अपॉन किसकी आप सुन रहे हैं।
ऐसा अगर आप पर्टिकुलर जायका रखने वालों की सुनेंगे तो वो कहेंगे कि ये एक तरीके का मर्दों का एक सिस्टम था, पेट्रियार्कल सिस्टम वो कहते हैं इसको। तो उसके नतीजे में औरतों के साथ ही जुल्म हो रहा था। मुझे ये बड़ी सिंपल एक एक्सप्लेनेशन लगती है, और इससे गलत कोई बात मुझे नहीं लगती। मतलब अगर आप बोल देते एक और एक 11 होते, एक और एक 4 होते हैं, एक और 11 तो इन वे होते हैं, एक और एक 4 होते हैं, यू वुड हैव बीन लेस रॉन्ग as compared to saying this. But there are people who say it. Fine. अदरवाइज असली मामला जो हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं, जब आप सम टोटल ऑफ सोसाइटल एस्पिरेशंस एंड एग्जिजेंसीज जो जिंदगी की हैं उन सब को एक साथ लेकर चलेंगे, somehow women tend to do these jobs and men tend to do those jobs. ये इसका मामला बस इतना है, उससे ज़्यादा इसका कोई मामला नहीं। ठीक। तो ये कोई भी फिर और किसी और कंटेक्स्ट में बात आएगी तो कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्किल ट्रेनिंग इन बीइंग ए ट्रेडर हो रही है। दैट्स हैपनिंग हियर, स्किल ट्रेनिंग इन बीइंग ए मर्चेंट। नाउ दिस इज हैपनिंग विद वुमेन एज वेल, दे आर आल्सो लर्निंग देयर ओन स्किल्स, जो एक ऐसी सोसाइटी को बना सके। अच्छा, एक और आर्गुमेंट है, वो कहता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इस चीज़ की ज़रूरत ख़त्म हो गई कि ये वाला डिवीज़न हो। तो इस वक्त इंडस्ट्री के लिए बेहतर है कि मेन एंड वुमेन वर्क द वे मॉडर्न सोसाइटी वांट्स देम टू वर्क। तो उसके खिलाफ आर्ग्यू करने वाले ये आर्ग्यू करते हैं कि एग्जैक्टली द पॉइंट, कि ये एक कैपिटलिस्ट सिस्टम को सर्व करने की एक साजिश है, ये वुमेन लिबरेशन एटसेट्रा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है दोनों साइड से। हमारा अपना एक रुझान है, लेकिन दूसरे साइड को भी उसके मेरिट्स पे समझना बेहतर रहता है हमेशा। चाहे आप उसको माने ना माने, वो अलग बात है। तो ये जो हमने अभी डिस्कशन किया, इस पे कोई फैसला नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये इनजस्टिस होगा। अगर आप इसके बलबूते पे कोई एक साइड का फैसला लेंगे, ये इनजस्टिस होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी राय शामिल है, और कोई मैंने इसको बड़ा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया, ये क्विक रेफरेंस था। तो इनके बेसिस पे फैसले नहीं लेने चाहिए, अच्छा नहीं रहता है। फैसले जब लेंगे तब उसको अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हाँ, जब तक फैसला लिया जाए तब तक किसी पोजीशन पे तो इंसान खड़ा रहता है। एड हॉक जिसको कहते हैं पोजीशन, वो यूजुअली ट्रेडिशन की पोजीशन होती है कि जैसे है उसको वैसे ही रहने दो, जब तक कोई एविडेंस क्लियरली ना समझ आए। इसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं स्टे ऑर्डर देता है कोर्ट, कि जैसा है इसको अभी ऐसे ही रहने दो, और जब मामला क्लियर हो जाए कोर्ट के पास फिर वैसे देख लेंगे। तो स्टे वेयर यू आर। ठीक। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे स्किल ट्रेनिंग अब हो रही है। दिस इज़ गोइंग टू बी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एजुकेशन नाउ, कारवां ट्रेड कैसे होता है। सो ही वुड सी हाउ हिज अंकल वुड डील विद पीपल, हाउ ही वुड रीच आउट एंड क्लास्प अदर्स हैंड्स। ये जब हाथ, आजकल के ज़माने में क्या बोले, मैन आर गॉन, द एज ऑफ चिविलरस मैन गॉन, फिनिश, कहाँ है वो। इनके हाथों को छुए ऐसे लगता है कि पता नहीं, जैसे 4 साल का बच्चा वैसा हाथ होता है आजकल के मर्दों का। ये कोई हाथ है? Man's hands are man's hands, and when he grabs someone's hand you feel the handshake। और ये छुई मुई लोगों का बाजू हाथ में आ जाना चाहिए, ऐसा हैंडशेक होता है एक मर्द का। and firm handshake, it seems that he's interested, a politician's handshake, that's what it should be। It makes the other feel honored. Honor is the currency in which you trade in the world। So and it's drawn and it's special, you make the man feel special। So he would see this, the prophet, that this is how you deal with people, and he would watch how merchants would follow the traditions of hospitality, generosity, graciousness, graciously receiving someone, graciously giving, all of these things। He would see how they sip the tea, how they, क्या उनकी delicacies हैं, pomegranate juice है, severed stuffed dates हैं, different delicacies and all of these things, and how they would have these common dishes। एक बड़ी सी प्लेट में मान लीजिए एक बड़ी सी रोटी है, to acknowledge the bond। एक ही रोटी को तोड़ के बहुत सारे लोग खा रहे हैं, to acknowledge the bond of oneness। He would see all of these things because he is around, he's always around, and now he is getting closer into the circle। So he would listen to the endless negotiations that would go on,
and he would be learning it, and he would be seeing how the states dances take place, कभी इस साइड कभी उस साइड, कभी एक तरफ से कभी दूसरी तरफ से, and he would see this stately dance in which each participant held the other off even as he invited him in, judging the degree of welcome and distance, give and take. हर एक मामले में दोनों चीजें हो रही है, और जब तक दो लोगों में ट्रस्ट डेवलप होगा और फिर ए डील इज सील्ड, ये सारा ये देख रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. एंड नाउ ही इज मूविंग अप द लैडर. इसी सिलसिले में ही इज मूविंग अप द लैडर, एंड ही लर्नड द वैल्यू आल्सो ऑफ द गुड्स ही वाज कैरिंग फ्रॉम मक्का. तो ये कौन सी चीज़ें होती थी? रिलेटिवली मंडेन चीज़ें, छोटी मोटी, इधर उधर, लेदर, वूल, ये सारी चीज़ें होती थी. थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर हिजाज के माउंटेन से माइन भी होता था, वो भी था. इन सारे से वहाँ पे दमिश्क के स्टील के साथ, आयरन के साथ इसको ऐड करके डैगर्स और ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें बना के वापस लाते थे. लेकिन सबसे लाइटेस्ट, सबसे कम्पैक्ट, सबसे छोटा और बाय फार सबसे प्रॉफिटेबल इनके कार्गो में दो चीज़ें होती थी, मिर और फ्रैंकिनसेंस. आपने देखा होगा कुछ पौधों के बार्क से एक येलो कलर का सब्सटेंस निकलता रहता है. अगर आपको मौका मिला है, काफ़ी सारे पौधों के ऐसा निकलता है, रेजिन कहते हैं इसको. और कुछ पौधों की यही जो रेजिन है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द कैरेक्टर इट हैज़. कहीं पे मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती है, कहीं पे एरोमेटिक क्वालिटीज़ होती है. तो मिर और फ्रैंकिनसेंस ये भी यही हैं. दीज आर येलोविश काइंड ऑफ रेजिन, दे कम आउट ऑफ प्लांट्स. ये फ्रैंकिनसेंस थोड़ा सा हार्ड होता है, ब्रिटल होता है. मिर नहीं, मिर थोड़ा सा वो स्मूथ विस्कस होता है, मतलब बट वेरी मच विस्कस, थोड़ा सा नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सॉलिड ही कहेंगे इसको भी. एंड दीज वेर एरोमेटिक, ये तो इनसे बड़ी खूबसूरत स्मेल आती थी, तो उस काम के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था, इंसेंस वगैरह के लिए. एंड देन जितना मुझे ध्यान है, मिर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. आई एम नॉट श्योर बट कहीं पे देखा है. तो ये मामला थे. ठीक है, यहाँ तक हम समझ गए. सो ये सबसे इम्पोर्टेंट था इनका. इनको जो स्क्रब्स एक्सेट्रा वहाँ से ले आते थे इकट्ठा करके, मिर एंड फ्रैंकिनसेंस को. सो दीज वुड बी इन द हाईलैंड्स ऑफ यमन, इथोपिया, सोमालिया, अननोन इन द बैकग्राउंड, किसी को पता भी नहीं होती थी इनके एग्जिस्टेंस की. तो वहाँ से ये लाना पड़ता था हिंडरलैंड से. एंड दे वर हाई डिमांड इन बोथ पर्शियन एम्पायर्स एंड बिजेंटिन एम्पायर्स. अर्बन सोसाइटी के जो ये क्या लोग हैं, क्या कहते हैं इनको, अर्बन सोसाइटी के सोफिस्टिकेटेड लोग, ये मिर को यूज़ करते थे एज परफ्यूम एंड डिओड्रेंट. तो ये उस काम आता था. और जहाँ पे मौत हो जाएगी वहाँ पे डेड बॉडीज, उनको दे वुड बी रैप्ड, उनके ऊपर इसको इस्तेमाल करते थे टू गिव ए फ्रेग्रेंट स्मेल. और फ्रैंकिनसेंस इनको चर्चेस एक्सेट्रा वहाँ पे बर्न, दे वुड बर्न इट. इसका जो स्मोक होगा वो परफ्यूमिंग करेगा, इट वुड परफ्यूम द एयर. इंसेंस स्टिक्स आज भी होती है ना, तो उस जमाने का काइंड ऑफ इंसेंस स्टिक. एंड जोरास्ट्रियंस आग में इसको डाल देते, बिकॉज जोरास्ट्रियंस इंडल्ज इन अ काइंड ऑफ फायर वर्शिप. एंड उस आग में इसको दे वुड पुट अ हैंडफुल इन इट. उसकी वजह से द फ्लेम्स वुड लीव वेरी हाई एंड दे वुड बी स्पार्कलिंग इन इट लाइक अ रेनबो एटसेट्रा. तो ये जो मैकन्स थे, ये जो इनका कारवां है, दे वुड टेक अ वैरायटी ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स, different species of frankincense as well as myrrh. So they would take them in crystalline form, in liquid form, they would do this. And ये छोटी चीज होती थी, ये बल्कि भी नहीं है, बहुत छोटा है. So they would be able to triple, even quadruple their investment. इतना ज़्यादा फायदेमंद ट्रेड ये था. ये जो मक्कन कार्बन ट्रेड था, ये कोई एडहॉक अफेयर नहीं था. एडहॉक कहते हैं आर्जी चीज़ को.
ये कोई आर्जी चीज नहीं थी कि ये भी लगे हाथ ट्रेडिंग भी करते हैं और ज्यादा हज इनका मेन है, नहीं ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर एक सिस्टम था, ये कार्टेल की तरह ऑर्गेनाइज किया जाता था, ये एक सिंडिकेट रन करता था। कार्टेल और सिंडिकेट आपको वाइब्स दे रहा होगा किन की, वो जो बड़े मशहूर हैं, वो ड्रग लॉर्ड होते थे। सो आप यूजुअली कार्टेल को ड्रग्स के कंटेक्स्ट में सुनेंगे, ड्रग कार्टेल। अलबत्ता कार्टेल इज एक ऑर्गेनाइजेशन जो किसी बिजनेस ट्रेड में इंडल्ज कर रही है। अलबत्ता इसको नेगेटिव कॉनोटेशंस के लिए के साथ यूज़ किया जाता है कि किसी अनफेयर चीज़ को करने के लिए, जैसे मैनेजिंग प्राइजेस, तो दैट वुड बी अ कार्टेल। तो वो एकजुट हो जाते हैं प्राइजेस को पुश करने के लिए ऊपर, या पुल करने के लिए ऊपर। तो दैट्स अ कार्टेल रन बाय सिंडिकेट। सिंडिकेट भी एक ग्रुप ही हुआ जो किसी काम के लिए एकजुट हुआ है, ये फिर से यही चीज़ है। अभी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है उसको सिंडिकेट कहेंगे। अब सिंडिकेट के भी मॉडर्न दुनिया में नेगेटिव कॉनोटेशंस ही हैं। तो कहने का मतलब ये ऐसे नहीं था, मजाक नहीं चल रहा है, ये प्रॉपर। और सिंडिकेट्स एंड कार्टेल्स आर यूजुअली नॉट ओपन फॉर एवरीवन। ये इनकी एक अदा होती है, कैरेक्टर इनका ऐसा होता है। अदरवाइज इफ दे आर ओपन टू एवरीवन एंड ट्रांसपेरेंट, दे वुडंट बी कॉल्ड कार्टेल्स एंड सिंडिकेट्स। ठीक है। तो ये जो इनका जो ये फाइनेंसिंग सिस्टम भी था, ये बड़ा बेनिफिट करता था सबको। और लेस्ली हेजल्टन कहती है एटलीस्ट ऑल दोज हु आर अलाउड। तो यही बात हमने अभी की कि कार्टेल्स और सिंडिकेट्स में सारे लोग अलाउड नहीं होते। तो इनका जो ये फाइनेंसिंग सिस्टम है, ये फ़ायदेमंद है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो अलाउड है इनसाइड। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के साथ काम करते थे ना, सबसे लार्जेस्ट शेयर्स दे वर हेल्ड बाय द फोर मेन क्लान्स ऑफ कुरैश। लेकिन माइनॉरिटी शेयर्स और भी लोगों के पास थे, इंडिविजुअल्स भी रखते थे। टोल्स, प्रोटेक्शन मनी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ये सारे यही सिंडिकेट ही पे करता था, ये अलग से नहीं करना पड़ता था। सारे पे करने के बाद इसको देखेंगे और प्रॉफिट्स में से इस कॉस्ट को एलिमिनेट किया जाएगा। ऐसा मान लीजिए हमारी इस साल 1,000 रुपए की सेल हुई है टोटल, इसमें से 250 सब चारों जो ग्रुप्स हैं उन्होंने दिया है। 250, 250, 250, 250 हो गए। ठीक। अब ऐसे इसको लेकिन कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? 1,000 रुपये में से टैक्सेस, प्रोटेक्शन मनी, ये 300 रुपये के या 400 रुपये के, 400 रुपये के बचे कितने सर? 600 बचे। ठीक। अब 600 डिवाइड होगा, दैट मीन्स एज अ होल जो कार्टेल था वो पे करता था ये सारी चीज़ें इनके लिए। सो दे वुड कवर द एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एट्सेट्रा। यहाँ पे भी डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरत होती थी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में भी इनएविटेबल बहसें होंगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। और यहाँ पे भी लेस्ली हेजल्टन कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लर्न क्विकली। यहाँ पे भी ये नेगोशिएशंस हैं जिसमें आर्ग्यूमेंट्स होंगे, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी वो बहुत क्विक लर्नर थे। एंड ही वुड बिकम ए स्किल्ड पर्सन एट कामिंग रफल्ड ईगोज। रफल्ड ईगोज कैसे? लोग जो गुस्से में हैं उनको आप उनकी ईगो को ठंडा करें, काम करें, कैसे डिफरेंसेस को नेगोशिएट करें। और ऐसे मामले में जो हसास हैं, जिस पे लोग कत्ल तक कर लेते, लड़ाइयाँ हो जाती है, दुश्मनियाँ हो जाती है जनरेशन्स की, मालो जायदाद के मामले, तो उसमें उसको भी बड़े करीब से देख रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वी आर टॉकिंग अबाउट द यंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन ही वाज अराउंड 10। हम उनकी बात कर रहे हैं। हमने ये डिस्कस इससे पहले भी किया, ये मॉडर्न एरा का कंस्ट्रक्ट है, एडोलसेंस एंड चाइल्डहुड। सो देयर इज इन्फेंसी, चाइल्डहुड के कुछ साल होते हैं, उसके बाद इन इन द एंशिएंट वर्ल्ड व्हाट वी कॉल एडोलसेंट्स, दे वर यंग अडल्ट्स। हमने ये बात इससे पहले भी की है। तो यहाँ की जो डिप्लोमेसी है वो भी ही इज लुकिंग एट दैट। एंड बाय द टाइम जब तक वो 20s तक पहुंचे, ही नाउ इज द वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड lieutenants ऑफ हिज अंकल हजरत अबू तालिब। जब कोई लंबे सफ़र कारवान वगैरह पे जाते थे तो ही वुड बी द मोस्ट रिलायबल वन। एंड ही वाज नाउ इन हिज अंकल्स एस्टिमेशन ऑलमोस्ट a son।
अब वो बिल्कुल औलाद की तरह हो गए ऑलमोस्ट। ये इनका रेटरिक बड़ा खूबसूरत है, देखिए क्या कह रही ही वॉज ट्रीटेड ऑलमोस्ट एज अ सन, फुल स्टॉप, बट ओनली ऑलमोस्ट। इस बात को ये आगे खींचेगी, बट ओनली ऑलमोस्ट, कि अपने बेटे के साथ तब भी कुछ डिफरेंस होगी। अच्छा वो क्या है आगे बयान करती है। ये सारी बातें ये हुजूर के कैरेक्टर डेवलप करने के लिए कह रही थी, ताकि इस बात पे पहुंचे जो है अब कहने वाली हैं। क्या कहने वाली है? कहती है, इफ द टू men हैड नॉट बीन क्लोज, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीज़ नहीं मांगते जो उन्होंने मांगी। हज़रत अबू तालिब से हुजूर ने ऐसी कोई चीज़ मांगी। तो लेज़ली हेजल्टन कहती है तो इसका मतलब है करीब आ चुके थे काफ़ी, अदरवाइज नहीं मांग पाते। इनफैक्ट अगर करीब नहीं आ चुके होते, अगर बिल्कुल बेटे जैसे नहीं हो गए होते, तब उन्होंने ख्वाब ख्यालों में भी ये नहीं आया होता कि ऐसी चीज़ वो मांग सकते हैं। तो जब उन्होंने हज़रत अबू तालिब की बेटी फ़कीता इनका हाथ मांगा रिश्ते में, प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेज़ली हेजल्टन कहती है ये ऐसी कोई कहानी नहीं है कि दो प्यार करने वाले लोग, दे आर डीपली इन लव बट दे वर अनएबल टू मैरी बिकॉज किसी और ने नहीं माना। ऐसी बात नहीं है। मैरिजेस छठी सदी में, 5वीं सदी में, इनफैक्ट कल की बात है, ये ज़्यादा एक प्रैग्मेटिक अरेंजमेंट होता था। ये जब से बॉलीवुड आया है तब से लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। ये इन्होंने नहीं कहा, ये बॉलीवुड वाली बात ही मैंने ऐड कर दी। ये प्यार मोहब्बत एट्सेट्रा इसने लोगों को पागल कर दिया है। पागल ही करते हैं। वन हु इज ऑक्यूपाइड उसको क्या बोलेंगे? द वन दैट ऑक्यूपाइड उसको जिन बोलते हैं, एंड द वन दैट इज ऑक्यूपाइड उसको मजनून कहते हैं। तो मजनून पागल के लिए यूज होता है वर्ड, तो ऑफ कोर्स पागल होते हैं। तो अब यहाँ पे आई मीन इट इन द वेरी लिटरल सेंस ऑफ द टर्म। जब आपके मामलात दिमागी अकली अपने लाइन पे नहीं चल रहे, उसको पागल ही बोलेंगे। तो मैरिज का एक बड़ा प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट, जिसको मॉडर्न एरा की पोइट्री ने, मॉडर्न एरा की शायरी, मॉडर्न एरा की मूवीज, इन सब ने बेड़ा गर्क करके रखा है। हस्बैंड्स और वाइफ्स से जो एक्सपेक्टेशंस आजकल के लोगों की है, ये हाइपर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। ये जन्नत में भी फुलफिल नहीं होंगी, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं ये। ठीक, उसके 6 पैक्स होने चाहिए, 6 फीट उसकी हाइट होनी चाहिए, डोले शोले होनी चाहिए, दौलत होनी चाहिए, लेकिन ऑफिस नहीं जाना चाहिए, यहीं पे रहना चाहिए, मेरे सामने बैठो, मुझे प्यार करने दो। ऐसे नहीं होता। ये एब्स बनाने के लिए जिम जाना पड़ता है। ठीक, जिम जाने के लिए खाना पड़ता है, खाना किसी को बनाना पड़ता है ना, खाना प्रकट होना चाहिए। ऐसी औरतों से एक्सपेक्टेशंस, तो हर मामले में बेड़ा गर्क ही हो रहा है, हर मामले में। और क्यों हो रहा है? ये सारा ये इंडोक्ट्रिनेशन थ्रू मूवीज। वन ऑफ द थिंग्स, वन ऑफ द क्वेश्चंस आई often receive this uncountable number. इनफैक्ट एक वक्त पे मैंने सोचा था कि मैं इसका एक स्टैंडर्ड आंसर टाइप करके रखूंगा, जब भी कोई आया करेगा और कॉपी पेस्ट करके भेज दिया करूंगा। इनफैक्ट मैंने एक बना के भी रखा है ऐसा, बिकॉज दैट्स ऑल्सो क्वेश्चन आई रिसीव क्वाइट ऑफन। स्लीप वाले इश्यूज के, सो नहीं पाते, डिप्रेशन वाला इशू, डिप्रेशन है, तो उसका भी मैंने एक स्टैंडर्ड आंसर कॉपी पेस्ट कि ये करो। तो ये सवाल क्या है, ये कि मुझे उससे प्यार नहीं है तो शादी कैसे होगी? ये कब से क्राइटेरिया बना, मुझे उससे प्यार नहीं है? प्यार तो खिलौनों से होता है, कर लो शादी खिलौनों से। प्यार जिन लोगों से होता है उनसे शादी करना अलाउड नहीं है। मतलब माँ बाप से प्यार होता है, भाई बहन से प्यार होता है, मामू से प्यार होता है, चाचू से प्यार होता है, इन्हीं से प्यार होता है ना, दादी से प्यार होता है, दादू से प्यार होता है, फूफी से प्यार होता है। तो इनसे शादी नहीं कर सकते। जिनसे प्यार नहीं होता है उन्हीं से शादी करनी होती है। और शादी के लिए प्यार कब से क्राइटेरिया बना? आफ्टर प्यूबर्टी अलाइव एंड वुमन, आफ्टर प्यूबर्टी अलाइव एंड मैन, ये है क्राइटेरिया शादी का। और फिर उसके बाद हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम से करेंगे। फिर कफुवत के कुछ एक कानून है,
जिसको आजकल के लोग तो फॉलो करते ही नहीं है, जिसमें स्टेटस एक जैसा होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई का स्टेटस एक जैसा सिमिलर होना चाहिए। ये सारे हैं कानून शादी के। ये बाकी सारे कानून आपके खुद के बनाए हुए हैं। ये प्यार मोहब्बत वाला कि मुझे प्यार किसी और से है। प्यार किसी और से है, प्यार तो अल्लाह ताला से है सबको। तो शादी तो यहाँ पे करनी है। शादी का एक प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट है जिसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। So it is the prime function of marriage. Prime function. There are a few. One is companionship. क्या companionship दी जा सकती है विदाउट मोहब्बत? बिल्कुल दी जा सकती है। आर वी नॉट कंपेनियंस हियर? इवन इफ हमारे एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते ना हो, जबकि हैं मोहब्बत के रिश्ते, लेकिन एवरी मोहब्बत का रिश्ता नीड नॉट बी रोमांटिक. इट नीड नॉट बी रोमांटिक. देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रोमांस between different kind of people. So love can take different forms. तो कंपेनियनशिप वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस है। कोई होता जिसको हम अपना कहते, तो ये है अपना, आप कहो इसको अपना। दूसरा है चिल्ड्रन, बच्चे। क्या ये हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। तो ये भी हो गया। और फिर आखिरी है इनकी परवरिश। बस इतना सा मामला है। परवरिश के लिए एक इस्लामी निज़ाम है, एक ऐसे भी निज़ाम है, पीपल फिगर आउट कि कैसे करे ये काम। तो इस सब में मोहब्बत का ज़्यादा रोल है नहीं। ठीक। तो मैरिजेस बड़ी प्रैग्मेटिक होती थी पास्ट में। इसका ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि मोहब्बत का कोई रोल नहीं हो सकता। मोहब्बत एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कोशिश भी करनी चाहिए, जहाँ पे दिल हो वहीं पे शादी हो। ये सारी चीज़ें सही है, दे मेक सेंस एज वेल। और जिनके साथ शादी हो उनसे मोहब्बत भी हो, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़े सारे लोग खुशकिस्मत होते हैं। मेजॉरिटी लोगों के साथ ऐसा ही होता है, वो अपने शौहर या बीवी के साथ एक अच्छी ज़िंदगी काट पाते हैं। डिस्पाइट द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस हर जगह होते हैं। जहाँ पे दो बर्तन हो गए आपस में टकरा के आवाज़ करेंगे ही। लेकिन कुछ मामलात में गड़बड़ भी हो जाते हैं, और वो बहुत केसेस में होती है, चाहे मोहब्बत हो ना हो। तो मैरिजेस का प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट गया है। इसकी वजह से बड़ी आइडियल मैरिजेस की उम्मीदें होती है लोगों से, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। आपका अब्दुल बिल्कुल सही है। आप अपनी सोच को थोड़ा सा ठीक कर लें। ये शाहरुख खान नहीं हो सकते सबके शौहर, ठीक, और होने भी नहीं चाहिए। पता नहीं क्या क्या हरकत है, खैर। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं सोचने की ज़रूरत कि कोई स्टार क्रॉस्ड लवर्स थे ना। मैरिज इस ज़माने में एक प्रैग्मेटिक अरेंजमेंट था, और उसी बेसिस पे ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेज़ी हेजल्टन कहती है फ़कीर तक के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता, सिर्फ इनके नाम के बारे में पता है कि इनका नाम क्या था। और जो प्रपोजल था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके वालिद साहब हज़रत अबू तालिब के सामने लाया था, बेटी से नहीं किया था। इन इफेक्ट व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि अब आप पब्लिकली एक्नॉलेज करें कि हम अब एक है। अच्छा, ये क्या कह रही है लेस्ली हेजल्टन? शादियां अलायंसेस होती थी पास्ट में, और मोर सो इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, हायर फैमिलीज, इनमें तो बिल्कुल ही ऐसा ही होता था। मैरिज अलायंस ड्रॉ करने के, फैमिली को आगे बढ़ाने का एक तरीका था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब ये प्रपोज कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि अब आप मुझे भी एज एन इक्वल, एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली एक्सेप्ट करें, हमारी क्लोजनेस को एक्नॉलेज करें, लाइक ए सन को आप फुल मेंबर बनाए फैमिली का। अब वो आई कैन नॉट बी इन द कॉर्नर, आई वॉन्ट टू सिट इन द मिडल ऑफ द रूम नाउ, आई वॉन्ट टू बी द सन इन लॉ। और हज़रत अबू तालिब का जो फैसला है, इसका कोई लेना देना इस चीज़ से नहीं था कि फर्स्ट कजन्स हैं। ग्रेगर मेंडल की थेरीज अभी नहीं आई थी। ये सारी थेरीज के कजन्स में अगर कंटिन्यूसली शादियां होती रहेंगी, सो इट्स नॉट गुड फॉर द जीन्स, ऐसी कोई थेरी अरब्स को नहीं पता थी। ये बात सही नहीं कि अरब्स को नहीं पता थी, पूरी दुनिया में ये इल्म रहा है हमेशा से। तो इसी वजह से यू वुड सी द बेस्ट बुल्स वुड बी, उनको ब्रीड किया जाएगा विद द बेस्ट काउज। सिलेक्टिव ब्रीडिंग इंसान पहले दिन से जानते थे। इनफैक्ट एक बड़ा मशहूर
हमारे पास एक रिवायत है हज़रत उमर से आई है कि एक काफिला जा रहा था जिसके लोगों को हज़रत उमर ने देखा बड़े कमज़ोर। तो उनसे कहा कि खाने पीने को कुछ नहीं मिलता क्या। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या है आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर। तो उनसे कहा कि खाने पीने को नहीं मिलता क्या। तो उन्होंने कहा होगा वापस नहीं खाते पीते, पता नहीं क्या हो गया हमारे काफिले को। तो उनसे पूछते हैं कि व्हाट अबाउट मैरिजेस, तो जैसे कि वी मैरी अमंग ईच अदर। तो हज़रत उमर ने उनसे कहा कि नो, स्टॉप डूइंग दैट, marry outside your caravan, outside your kafla, outside your clan and tribe, into the people who are strong physically. So this knowledge was known. साइंस यूजुअली नई बातें नहीं बताती हमको, बताती है अदरवाइज ये उसी फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है जो हमें ऑलरेडी पता होते हैं। जैसे हमें नहीं पता कि एप्पल इफ़ यू थ्रो इट डाउन इट वुड फॉल, ये हमको पता है। फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइंस बताती है अच्छा व्हाई डज इट हैपन, दो इट डजंट आंसर व्हाई डज इट हैपन, इट आंसर्स हाउ इट हैपन, बट दैट्स ओके। तो इन मामलात में भी इंसानों के पास ये इल्म था कि ऐसा होता है, हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। अभी भी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जाएं वो आपको बता देंगे ये वाली चीज़। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी ऐसी ही हुई है क्योंकि इंसान इस चीज़ को समझते आ रहा है। अलबत्ता मैरिज बिटवीन कजिन्स उस हद तक अभी एवोल्यूशन एट्सेट्रा जेनेटिक्स इन सब का इल्म नहीं था। तो अरेबिया में भी और पूरी दुनिया में कजिन्स के बीच में शादी बहुत ज़्यादा कॉमन थी। हिंदुस्तान में उतनी कॉमन नहीं थी, हिंदुस्तान में कजिन्स के साथ मैरिज इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन बाकी दुनिया में थी। इट वाज कंसिडर्ड इनफैक्ट अ मींस ऑफ स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स बिटवीन क्लान्स। तो यूरोप की रॉयल्टी भी तो कल तक 20वीं सदी तक ये वाला काम करती थी, दे वुड मैरी अमंग ईच अदर सो दैट ये सारी जो आप ये देखते हैं स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी एट्सेट्रा, इनके यहाँ तक कि रशिया तक इनके अपने ही रिश्तेदार आगे उधर इधर से चचेरे मौसेरे सब बैठे हैं किंग्स की तरह। तो ये आपस में रिश्तेदार ही होते थे बिकॉज दे वुड मैरी ईच अदर। तो फिर ये रिश्ता तोड़ा क्यों, क्यों नहीं माना हजरत अबू तालिब ने? वही रीज़न जो इस वक्त रीजंस होते थे शादी करने के या ना करने के। शादी करने का रीज़न होता था इट शुड बी टू द एडवांटेज ऑफ समवन, किसी का तो इससे फ़ायदा हो। और वो किसी कौन होगा, हम, हमारा तो इसमें कोई फ़ायदा हो इस शादी में। सो अगर हज़रत अबू तालिब के नज़रिए से देखें इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ना उनका ना उनकी बेटी का। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितना भी ट्रस्ट करते, कितना भी यकीन करते, कितने भी आपको वो अच्छे लगते, लेकिन अपनी बेटी एक ऑर्फन को विदाउट एक इनहेरिटेंस, विदाउट ए प्रोटेक्टर उनको देना, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है इस ज़माने में। ये शादी अगर इनकी कराएंगे तो मक्कन एलीट में कराएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऑर्फन है और इनके पास कोई इनहेरिटेंस नहीं है, कोई दौलत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं है इनकी। सो ही वुड वांट टू फाइंड ए सूटेबली अरिस्टोक्रेटिक मैच। तो अगर बहीरा ने कोई ग्रेट फ्यूचर देखा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अबू तालिब उनको वो फ्यूचर अभी नहीं दिखा था। और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमेजिन किया था कि इन्होंने बचपन की जो लिमिटेशंस थी और बीइंग एन ऑर्फन उनको ख़त्म कर लिया, ही वुड नाउ हार्शली बी रिमाइंडेड दैट दे वर स्टिल देयर, कि वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, दे स्टिल अप्लाई। हज़रत अबू तालिब का रिजेक्शन एक और मैसेज था इन ए वे, दिस फार नो फर्दर, गुड एनफ, गुड बट नॉट गुड एनफ, वन ऑफ अस येट नॉट एंटायरली वन ऑफ अस। वक्त के साथ हज़रत अबू तालिब रिग्रेट करेंगे इस फैसले को। He comes to regret this rejection of proposal later in his life. इन दोनों का रिश्ता इसके बाद और भी क्लोज हुआ, और भी बेहतर हो गया, हज़रत अबू तालिब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दिस थिंग डिड नॉट अफेक्ट देयर रिलेशनशिप। देयर माइट हैव बीन कुछ दिनों का मामला, इनफैक्ट कुछ मैंने शायद मार्टिन लिंक्स वाली किताब में थोड़ा सा डायलॉग भी है दोनों के बीच। हज़रत अबू तालिब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायलॉग भी उन्होंने कोट किया है, इन्होंने नहीं किया है। तो इन एनी केस अगर रिफ्ट रही भी कुछ दिन की, वो ख़त्म हो गई, और ख़त्म ही नहीं हुई, इनका रिश्ता बेहतर हुआ पहले से। इसके बाद वो हमको दिखेगा भी वक्त के साथ, हज़रत अबू तालिब और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता।
और एक पैटर्न जो हुजूर की जिंदगी में रेकरेंट है वो यहाँ पे भी हुआ, एक रिजेक्शन विच इज गोइंग टू वर्क फॉर हिम। ये बहुत खूबसूरत बात है। जिंदगी में अक्सर ऐसे मामलात होते हैं जो हमको वक्ती तौर ऐसे लगते हैं कि दे आर मेकिंग अस फॉल, बट दे मेक अस राइज इन द एंड। The ones who are fallen, they rise. The ones who don't have are given. It happens in life. तो होती है ना, अल्लामा इकबाल कहते थे कि ये जो इनसे आंधियों तूफानों से ना डरो, ये तो चलती है तुम्हें ऊपर उठाने के लिए। अगर आपने कभी पतंग उठाई, ये उड़ाई हो, पतंग काइट, तो उसका धागा खींचते हैं सो दैट इट पुशेस अगेंस्ट द एयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ए लिफ्ट इज क्रिएटेड, तो जिसकी वजह से वो ऊपर ऊपर उठना शुरू करती है। सो जो अपोजिट डायरेक्शन में हवा चलती है वो ऊपर उठाती है। आप इस एक्सपेरिमेंट को गाड़ी में भी कर सकते हैं। जब हाईवे पे गाड़ी आ जाएगी तो अपने हाथ को बाहर रखिएगा पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रोड, और फिर थोड़ा सा टिल्ट करिएगा टुवर्ड्स द अपर साइड, यू वुड सी अ फोर्स ऑन इट जो उसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा। सो एयर दैट जो आपसे टकराता है उसको ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तो हुजूर की ज़िंदगी में ये बहुत है, a temporary rejection which in the end turns out to be an advantage। तो ज़िंदगी के मामलात में जो इंसान ज़िंदगी को अच्छे से देखता है ना, उसके साथ ऐसा ही होगा हमेशा। मैं कल गाड़ी में सोच रहा था, आई ट्रेवल एवरी डे ऑलमोस्ट, एंड माई ट्रेवलिंग टाइम इज़ ऑलमोस्ट 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना। तो देर इज़ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट थिंग्स। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि हाउ इज़ इट दैट पीपल हु आर हैप्पी, देयर मामलात ऑल्सो बिकम गुड, एंड पीपल हु आर अनहैप्पी, उनके मामलात दे ऑल्सो टेंड टू बिकम बैड। कहने का मतलब, गुड मामला डू नॉट लीड टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ऑल्सो many times leads to good मामलात in your life. So I was trying to think what could be the reason. अब physical reasons we all understand, psychologists ने सारी दुनिया में धूल मचा के उठा के रखी है, and then everywhere they would give you reasons. But I wanted religious metaphysical reasons. What could there be? And I found something very interesting. One of the things I realized that the Prophet would call खुश खल्क, चेहरे पे मुस्कान, खुश होना, a form of sadaqah. स्माइल को उन्होंने बोला है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इट्स अ फॉर्म ऑफ सदका। एंड देन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ये कहा कि सदका वार्ड्स ऑफ एविल। कहा है ना ऐसा उन्होंने, बिल्कुल कहा है कि एविल जो है उसको वार्ड ऑफ करने का तरीका सदका है। तो अगर खुश रहना, मुस्कुराते रहना, अच्छे से बात करना, तमीज़ और तदब्बुर अदब में रहना, अगर ये सदका है और सदका बुरी बलाओं से हमको बचाता है, तो बचा क्या ज़िंदगी में जो खुश होगा? उसके लिए अच्छी चीज़ें रहेंगी ज़िंदगी में। तो खुश रहा करें, ज़िंदगी के मामला को फेस करें विद अ हैप्पी फेस। नॉट पॉसिबल एवरी टाइम 24 घंटे अब इंसान हंसता रहेगा। गले में भी ये सारी गालों में भी दर्द होना शुरू होता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पुल स्माइलिंग फेस हैज। तो बट फेस योर लाइफ विद अ हैप्पी फेस जिस हद तक हो सके। कभी कभार सैड मोमेंट्स आएंगे, उनको क्रॉस करके स्लीप ओवर देम, और उस दिन अच्छा खाना खा ले। डिप्रेस ईटिंग, पता नहीं कुछ कहते हैं इसको साइकोलॉजिस्ट। जो भी, अगले दिन फिर निकल जाए अपने काम पे, फिर से 2 दिन भी काट ले, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। ज़िंदगी में कभी ऐसे मौके आते हैं जब इंसान बड़ा सैड होता है, दर्द होता है उसके दिल में, और ये दर्द फिजिकल होता है बड़े सारे लोगों के साथ, कि ये मेटाफिजिकल नहीं होता। पीपल, योर बॉडी स्टार्ट्स एकिंग because body keeps a score of all the trauma you're going through. So don't let that happen. And you would see in the Prophet's life this lesson as well. So he would not let these events affect him to the extent that he would be Allah bachaye nauzubillah, he would be what would be considered depressed state. He would never be like that. There are occasions when he was very sad, we would read about them, but not a kind of person जो ना उम्मीद हो, ना उम्मीदी नहीं दिखेगी यहाँ पे। तो ये भी सीखने की बात है कि थिंग्स जैसे ये वाला रिजेक्शन, इट इज़ गोइंग टू वर्क टू हिज लॉन्ग टर्म एडवांटेज। हज़रत अबू तालिब ने जो ये डिनाइल किया ऑफ मेकिंग हिम एज हिज सन इन लॉ, this would turn out to be one of the biggest ironic twists not only in his life, in the
हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये वैसी बात है जो दुनिया की हिस्ट्री को डिटरमिन कर देगा। या अगर आप मुस्लिम साइड ले, फेट, ये फेट था कि ऐसे ही होना था। ये सेकुलर हिस्टोरियन है, तो ये कहती हैं कि ये मामला अगर यही ना हुआ हो तो शायद कुछ ना हुआ होता। लेकिन हमारे यहाँ हम इसको कैसे देखेंगे, जो कुछ होना था उसके लिए नेसेसरी था ये ऐसे ही हो। हम दूसरे साइड से आएंगे, क्योंकि हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अगर ये ऐसे भी होता तब भी हुजूर के साथ वही होना था जो आगे होना था, उनको तब भी पैगंबर बनना था, उनको तब भी फतह मिलनी थी, और ये इस्लाम दीन आगे आना था ही। लेकिन इस्लाम का उस शेप में आगे आना जिस शेप में वो है इस वक्त, उसके लिए ज़रूरी था कि ये प्रपोजल रिजेक्ट हो। ये हो गया मुस्लिम्स का वर्जन, मुस्लिम्स का व्यू, फेट जिसको कहेंगे। अब ये सेकुलर हिस्टोरियन है, तो इनके लिए फेट तो है नहीं, और ऐसा नहीं है कि एनीवन इज डेस्टिन्ड टू बी अ प्रॉफिट। तो शी वुड एक्सप्लेन कि ये एक ट्विस्ट ऐसा है, अगर ये हुआ होता, अगर ये शादी हुई होती, तो प्रोबेबली देयर वुड बी नो इस्लाम राइट नाउ। इतनी बड़ी इवेंट है ये। बट व्हाई वुड शी से सो? बिकॉज शी थिंक्स कि इफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मैरिड टू हिज कजिन, we might not even have known his name now. Why? Because whatever he was going to become later, a great part of it, a great part of it has to do with his wife. Without the woman he was going to marry, without the woman he eventually married, he might never have found the courage and determination to take the major role that was waiting for him. And who was this person and what was the fate? We would see in upcoming sessions, inshallah.